यानी कि घटनाएं वहाँ चल रही हैं। भारत एक सेकुलर देश है जिसमें हर धर्म या धर्म को अपना स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार है, लेकिन इस समय वहाँ पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं अवैज्ञानिक एक्टिविटी कर रहे हैं। उस विषय में वामसिप क्या सोचती है वो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वामसिप इस पर क्या करने जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी ने एक लेटर ड्राफ्ट किया है जो राष्ट्रपति को, भारत सरकार को, बिहार सरकार को, इन सबको हम पत्र देने जा रहे हैं और उससे उनको आगाह करने जा रहे हैं। अगर ये एक्टिविटी वहाँ बंद नहीं की गई तो भारत का बहुजन समाज आगे क्या कर सकता है, इससे वो जानते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी का लिखा हुआ पत्र मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भारत के राष्ट्रपति को आग्रह पत्र। महाबौद्ध बोध गया प्रशासन भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों को बौद्ध संगठनों को सौंपे जाने हेतु प्रेषक सुलेखचंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसिप, चेयरमैन बेटी एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया बेटी, दून एनक्लेव A2 दून एनक्लेव देहरादून। प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। सूचना हेतु प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, रायसेना हिल, नई दिल्ली। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, बिहार सचिवालय, पटना। माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय राज्यपाल, राजभवन, बिहार। विषय: भारत की बौद्ध विरासत की रक्षा हेतु महाबौद्ध मंदिर बोध गया का प्रशासन भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों को सौंपे जाने का अनुरोध। मान्यवर, मैं सुलेखचंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसिप एवं अध्यक्ष वामसिप एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत के बौद्ध समुदाय एवं विभिन्न बौद्ध संगठनों की ओर से यह पत्र लिख रहा हूं कि हमारा यह आग्रह धार्मिक न्याय, संविधान प्रदत्त अधिकारों, भारत की ऐतिहासिक बौद्ध विरासत के संरक्षण हेतु जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। महाबौद्धि मंदिर बोध गया भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का पवित्र स्थल एवं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, किंतु वर्तमान में यह बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 के तहत संचालित होता है, जिसमें गैर बौद्ध समुदाय को भी प्रशासनिक भूमिका दी गई है। यह भारत के बौद्ध समुदाय के संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह पत्र महाबौद्ध मंदिर के प्रशासन को भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों को सौंपे जाने हेतु एक औपचारिक अनुरोध है, जिससे कि इस ऐतिहासिक धरोहर की धार्मिक पवित्रता बनी रहे और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सम्मान हो सके। कानूनी और संवैधानिक आधार: संविधान प्रदत्त धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार है। महाबौद्ध मंदिर का वर्तमान प्रबंधन संचालन इस अधिकार का हनन करता है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण: श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार जैसे बौद्ध बहुल देशों में बौद्धिक धार्मिक स्थलों का प्रशासन गैर बौद्ध समुदायों के हाथों में नहीं है। भारत को भी अपने धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का पालन करते हुए महाबौद्ध मंदिर का प्रशासन बौद्ध संगठनों को सौंपना चाहिए। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 में संशोधन की आवश्यकता है। इस अधिनियम में संशोधन कर महाबौद्ध मंदिर का प्रशासन केवल भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों को सौंपा जाना चाहिए। हमारी प्रमुख मांगे: महाबौद्ध मंदिर का संपूर्ण प्रशासन एवं प्रबंधन भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों को सौंपा जाए। महाबौद्ध मंदिर प्रबंधन समिति से गैर बौद्ध सदस्यों की भागीदारी समाप्त की जाए। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 में संशोधन कर इसे बौद्ध समुदाय के
प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाए। नंबर 4, महाबौद्ध मंदिर के राष्ट्रीय बौद्ध धार्मिक स्थल जो है इसको धार्मिक स्थल घोषित किया जाए। महाबौद्ध मंदिर की पवित्रता बनाए रखने हेतु विशेष अनुरोध। अन्य धार्मिक हस्तक्षेप पर रोक। महाबौद्ध केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। इस पर किसी अन्य धर्म या विचारधारा का अतिक्रमण न केवल बौद्ध सिद्धांतों के विरुद्ध है बल्कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। मंदिर परिसर की ऐतिहासिक पवित्रता का संरक्षण। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंदिर परिसर में किसी अन्य धर्म या परंपरा से संबंधित प्रतीक, निर्माण कार्य व व्यवस्था स्थापित न की जाए। मंदिर की धार्मिक और ऐतिहासिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए इसे पूर्णतः बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार संरक्षित किया जाए। त्वरित कार्रवाई हेतु आग्रह। हम भारत सरकार एवं बिहार सरकार से यह निवेदन करते हैं कि बौद्ध समुदाय के अधिकारों की रक्षा और ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने हेतु निम्नलिखित त्वरित कदम उठाए जाएं। बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन हेतु विशेष कानूनी समिति का गठन किया जाए। भारतीय पंजीकृत बौद्ध संगठनों के साथ विचार विमर्श कर मंदिर हस्तांतरण की प्रक्रिया तय की जाए। बिहार विधानसभा और संसद में इस संबंध में एक विधेयक पारित करके इसे कानूनी रूप दिया जाए। निष्कर्ष, महाबौद्ध मंदिर का प्रशासन बौद्ध समुदाय को सौंपना न्याय की पुनः स्थापना और भगवान बुद्ध की विरासत के सम्मान का एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। यह न केवल भारत की धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करेगा बल्कि वैश्विक बौद्ध समुदाय के प्रति भारत की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। हम आपके सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं और इस विषय पर किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए उपलब्ध हैं। आपकी त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा है। सादर, सुलेख चंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप, चेयरमैन बेटी एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो अब हमें पार्टी के माध्यम से नेता बनाने का काम तो हमने कर लिया अब तक बामसेप के माध्यम से, लेकिन पार्टी के माध्यम से हमें कोई जीत हासिल होने का या हमारे समाज को या हमारे आने वाली पीढ़ियों को कोई रास्ता मिलने का कोई मोटिव नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा बड़ा काम जो करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जब हम नर्सरी से ही बच्चे को अपने माध्यम से खोले गए स्कूलों में शिक्षा देंगे और अपने महान पुरुषों का इतिहास, अपने महान पुरुषों की संस्कृति, जो हमारे समाज में अनेकों महान पुरुष जन्मे हैं और अनेकों महान पुरुषों ने अपना समय समय के अनुसार अपना साहित्य, अपना विचार और अपना काव्य संकलन हम लोगों को सौंपा है, हम लोगों को दिया है। तो उसको जीवित रखने के लिए प्लस आने वाली पीढ़ियों को एक वैज्ञानिक संसार, वैज्ञानिक देश और विज्ञानात्मक सारी चीज़ें तथा सांस्कृतिक चीज़ें जो हमारी संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया, उस संस्कृति को फिर से कायम करने के लिए हमने ये बेटी का कंसेप्ट लिया है। और ये बेटी के कंसेप्ट में हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग जिस पीड़ा के साथ, जिस दर्द के साथ यहाँ बैठे हैं, तो उसी पीड़ा और दर्द को साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें बेटी के काम में आगे बढ़ाने का काम हमें नहीं, आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। और जो 5 रुपये पर डे का जो इसमें कंसेप्ट है, जो एक गरीब से गरीब आदमी, जो छोटे से छोटा आदमी, जो रिक्शा पॉलर भी है, जो मजदूर भी है, जो बेलदार भी है, वो अपने 5 रुपये पर डे के हिसाब से अपने पास एक गुल्लक में, घर में एक गुल्लक रख ले, जैसे बच्चे छोटे छोटे घर में गुल्लक रख लेते हैं, ऐसे गुल्लक ला के रख ले और वो 5 रुपये पर डे के हिसाब से गुल्लक में डालता रहे। तो 150 रुपये महीने का काम उस गुल्लक में हमारी बेटी के लिए तैयार हो जाएगा। और वो उस पैसे को एकत्रित करके जब भी हमारा कोई साथी, हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी बामसेप का या बामसेप एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया का या बामसेप एडवाइजरी बोर्ड का साथी कोई भी आपके द्वार पे आए, तो आप उसको बाखुशी ये कहेंगे कि मैंने अपनी कमाई में से ये 150 रुपये महीने का काम इकट्ठा किया, ये पैसा इकट्ठा किया है, जो मैं बाखुशी
स्कूल के लिए दान दे रहा हूँ। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि भाई स्कूल हमारी दिल्ली में तो खुल नहीं रहे, या स्कूल जो है हमारे पास के जिलों में या एनसीआर में तो खुल नहीं रहा। तो ये प्रश्न का जवाब भी हमारे पास है कि इस देश का जो प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक नागरिक है, वो हमारा देशवासी जो है वो है हमारा ही एक अंश और अंग है। स्कूलों में बहुजन समाज के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहुजन समाज के बच्चों को ही जो नई पीढ़ियां आ रही हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। अध्यापक स्कूलों में जो है हमारे ही समाज के होंगे, और स्कूल में जो है जो चपरासी है वो हमारे समाज के होंगे। यानी हमारे समाज से मतलब है बहुजन समाज से। जो हमारा एक बहुजन समाज तैयार हुआ है, 85% जनता जो देश की है वो बहुजन समाज के अंदर आती है, और बहुजन समाज की मुहिम के आधार पर ही हमने इस कारवां को आगे बढ़ाने के निर्णय लिया है। तो हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी वर्कर और सभी जो है अधिकारी, उसमें प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, चपरासी हैं, आया हैं, तो और बच्चों की ड्रेस सिलने वाले टेलर हैं, उसमें सभी जो वर्कर और कर्मचारी जो होंगे वो हमारे अपने बहुजन समाज के लोग होंगे, और बहुजन समाज के ही लोगों को हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। इसके माध्यम से और भी कई मुहिम तैयार हैं, जैसे कि बच्चों के लिए मान लिया किसी बच्चे की तबीयत स्कूल में खराब होती है तो वहाँ चिकित्सक की आवश्यकता पड़ेगी, तो चिकित्सकों को भी वहाँ पर हमें रखने का काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रत्येक स्कूल के साथ हम बौद्ध विहार बनाने का भी काम करेंगे, जिसमें एक धम्म का काम हम साथ साथ लेके चल सकते हैं, या बौद्ध विहार में आए भंते जी के द्वारा वो बुद्धा का मार्ग जो वैज्ञानिक दर्शन है बुद्धा का, वो उन बच्चों को दिला सकेंगे। मान्यवर जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी जो बेटी की बात चल रही थी, तो इस बेटी में सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले हमको जो है बेटी में जो है 5 रुपए का जो है सदस्य बनना है। 5 रुपए का सदस्य कैसे बनना है, ये रसीद बुक है, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है 5 रुपए से। ये सबसे पहले 5 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद हमारे जो है ये डोनेशन बुक है, जो बेटी का कॉन्सेप्ट है 5 रुपए प्रतिदिन दान करने के लिए, उसके लिए हमने ये अलग से बनाई है। मैं ये कहना चाहूंगा बेटी की क्या करना है। सबसे पहले बेटी का हमको सदस्य लेने के लिए 5 रुपए का मेंबर बनना है। उसके बाद बेटी की सदस्यता लेने के लिए बेटी में 5 रुपए प्रतिदिन, 150 रुपए प्रति माह, यानी 1800 रुपए प्रति वर्ष धम्म दान देना है। बेटी की सदस्यता के लिए गांव-गांव, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर, राज्य स्तर पर अभियान चला करके जो है हमको इस राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के जो है बेटी कार्यक्रम को सफल बनाना है, और हमको इसी से स्कूल खोलना है गांव का। इसके बाद ये काम तभी सफल होगा जब हम जो है बेटी के मेंबर बनाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि हमारे जो हम गांव-गांव में जाकर के बेटी के सदस्य बनाए 5 रुपए के, और गांव से केवल हमको 5 वो बनाने हैं, और 5 के बाद ये सब 5 पे काम चलेगा। इसके बाद जो बेटी का और काम क्या है, मैं ये भी आपको बता देना चाहूंगा। बेटी का जो क्या है, सबसे पहले बेटी को सामाजिक उद्देश्य है बेटी के, बेटी की शैक्षिक योग्यता के, शैक्षिक जो हम जो स्कूल खोलने के बारे में बात कर रहे हैं उसके ये उद्देश्य हमारा है। बेटी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है उसका उद्देश्य है। बेटी का जो है आर्थिक संबंधी उद्देश्य भी है। इसीलिए जो है मैं, समय भी ज्यादा नहीं है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब लोग 5-5 रुपए और अपना जो 18 रुपए का जो है दान देकर इस विद्यालय के जो है हमको खोलने हैं। और मैं जैसे बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष में जो है सबसे पहला विद्यालय सहारनपुर जिले में, दूसरा जो है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में, और जम्मू कश्मीर के 2 जो है स्कूल जो है जो हमने एडॉप्ट लेने के लिए बात चल रही है हमारी। जैसे कि दिसंबर में हमारी पिछली मीटिंग हो गई है। ये विद्यालय बहुत जल्द खुलने जा रहे हैं, और ये विद्यालय तभी खुल सकते हैं जब आप लोगों का सहयोग होगा।
और आप लोग जो है इसमें 5 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा करके अपना धम्मादान दे करके आप जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ऐसे समय में हमारा ये बेटी का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में इस देश की जो स्थिति है उस स्थिति को नज़र रखते हुए कि हमारे देश के अंदर अब जिनको हम बहुजन समाज कहते हैं उनके लिए शिक्षा का द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा है। उत्तर प्रदेश इसका प्रमाण है। 50 स्कूल बंद कर दिए गए, वहाँ के टीचर या स्टूडेंट्स वो चेंज कर दिए गए हैं और जो नई शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उसको धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। और शिक्षा नीति क्या है, जो लोग शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी अभी पूरी जानकारी नहीं हुई और वही प्रणाली जो गुरुकुल की प्रणाली वो धीरे धीरे उसको लागू करने के मूड में है। यानी कि यूं कहिए कि पहले उन्होंने हमारी व्यवस्था को नष्ट किया था और आज हम थोड़े से सबल हुए तो अब वो जो है उसी व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहते हैं जो पहली वर्ण व्यवस्था थी। अब इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना है, विचार कर रहे हैं। इसीलिए मामसेप एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। आप सभी लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि जैसे भी उम्र में आप हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के बच्चों का भविष्य सुधरे तो इस तरफ आपको ध्यान देना होगा, प्रयास करना होगा, अपना तन मन धन लगाना होगा और इस संगठन के साथ में बाकी लोगों को जुड़ना होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उनको जो है अपना सहयोग देना होगा। तभी हम आने वाले बच्चों को इस देश की मुख्य धारा के साथ बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ये समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं बाबा साहेब के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि हमें स्कूलों में बाबा साहब जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। आज तक हमें स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि जो क्रिकेटर थे वो 10वीं फेल थे, वो सचिन बना, पेट्रोल बेचने वाला जो आदमी था वो अंबानी बना, चाय बेचने वाला मोदी बना, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि क्लासरूम के बाहर बैठने वाले एक दलित बच्चा आगे जाकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बना और सिंबल ऑफ नॉलेज बना। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी जो टॉपिक है बताया जाता है कि बाबा साहब जी के बारे में है, बट हमें बाबा साहब जी के सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्दन और दलित के लीडर्स थे। ये नहीं बताया जाता कि वो हर एक वुमेन के लिए इतने जरूरी थे। अगर वो नहीं होते तो आज हम यहाँ पे कोई भी वुमेन इक्वल एज मेन नहीं बैठी होती। एजुकेशन इतनी जरूरी है, एजुकेशन हमारी की है एक सक्सेस के लिए। अगर एजुकेशन नहीं है हमारे जीवन में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा एजुकेशन आजकल स्टूडेंट को जरूरी है ग्रोथ के लिए टुडेज वर्ल्ड में।
और एजुकेशन अगर हमें होगी तो हम जो भी हम पे अत्याचार हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम उनसे बच सकते हैं। हमें अगर नॉलेज होगी तो ही हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। ऐसे हम बिना एजुकेशन के किसी भी चीज में आगे भाग नहीं ले सकते हैं। अगर हमें अपने राइट्स के बारे में पता होगा, अपने हकों के बारे में पता होगा, हमने पढ़ा होगा, तो ही हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। हर एक स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए बाबा साहेब जी के बारे में और उनको पढ़ना चाहिए बाबा साहेब जी के बारे में। उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, कैसे उन्होंने हमें कितने कष्ट झेल कर उन्होंने हमें पढ़ाया, हमें ये इतने राइट्स दिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने, कैसे हम यहाँ पे पहुंचे हैं, कैसे हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, सिर्फ उनकी वजह से। शिक्षा इतनी जरूरी है, हमें शिक्षा से जानकारी मिलती है। शिक्षा होगी तो हमें एक सोच मिलेगी कि कैसे हमें कोई चीज का समाधान निकालना है, कैसे हमें आगे बढ़कर निकलना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, बेटी का जो ये मैसेज है ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, इतना बढ़िया कि हमें इसमें सबको मिलजुल कर इसका सहयोग करना चाहिए। 5 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब जी ने हमें इतना योग्य बनाया है कि हम महीने के या दिन के जो 5 रुपए हैं वो निकाल सकते हैं और इस स्कूल को बनाने में सहयोग कर सकते हैं। तो हमें इस स्कूल के लिए जितना हो सके इतना सहयोग करना चाहिए। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। आज जो बामसेव एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया बेटी की तरफ से जो अधिवेशन हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है उसका एक हिस्सा बनने के लिए। आप ये देखिए, शॉर्ट फॉर्म है बेटी। अब महिलाओं के लिए अगर बेटी शब्द लेंगे तो वो तो मतलब पर्सनल हो जाता है कुछ, वही एक अटैचमेंट है। वो भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बेटी कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर आज के प्रोग्राम में जो सभी वक्ताओं ने यहाँ पर बोला है, समझाया गया है बेटी का क्या कॉन्सेप्ट है, हमें उसके बारे में बताया गया है, वो हमें समझना चाहिए और हम समझ भी रहे हैं क्योंकि वक्ताओं ने तो सब कुछ ही बोल दिया है। मुझे तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सब चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि क्या चीज़ है, बेटी का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में स्कूल खोला है और सहारनपुर में स्कूल खोला है, जम्मू में खोलने की पूरी तैयारी है, दिल्ली के लिए भी ये विचार कर रहे हैं। तो हमें सहयोग देना चाहिए। जैसे एक मान्यवर वक्ता जी ने बोला कि ये एक दान नहीं, ये एक विचार है, एक विचार को पैदा करना ज़रूरी है। अगर ये विचार हमें समझ में आता है तो हम अपने से छोटे उम्र के अपने बच्चे को भी ये विचार समझा सकते हैं। कैसे ये समझा सकते हैं कि बेटा हम मध्य वर्गीय लोग हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम आपकी फीस दे सकते हैं, मगर जो निम्न वर्ग का है, निम्न वर्ग जो है, जो रेहड़ी चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, ईंटें ढो रहा है, जो भी ऐसे छोटे काम होते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। हम अपने बच्चे को ये भी समझा सकते हैं कि जो हम आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं ना, अगर इसमें से आप 5 रुपए बचा लो, रोज का 1 रुपये बचा लो अपनी गुल्लक में डाल लो, 1 रुपया रोज का डाल लो अपनी चीज में से निकाल के। तो समझाने का क्या तरीका है कि उसको ये लगेगा इसका क्या करना है, 1 रुपये से क्या होगा, 1 रुपये से ये होगा बेटा कि हम तो आपकी फीस दे रहे हैं, मगर आपके सहयोग से वो बच्चे पढ़ सकते हैं जिनकी फीस उनके माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं। इतनी छोटी सी बात अगर हमारे बच्चे को समझ में आती है तो उसके मन में क्या भाव आएगा, अरे मैं एक सहयोगी बन रहा हूँ, किसी को पढ़ाने के लिए, किसी स्कूल को खोलने के लिए मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। वो छोटा सा बच्चा जो कमाता नहीं है, सिर्फ मम्मी से पैसे लेता है, पॉकेट मनी लेता है, चीज खा के खेलने चला जाता है, वो उसके मन में ये बात तक आ जाएगी कि मैं सहयोगी बन रहा हूँ, एक स्कूल खोलने में सहयोगी बन रहा हूँ। तो हम क्यों नहीं सहयोगी बन सकते? 5 रुपये मात्र कोई भी छोटी सी चीज़ नहीं है। मतलब हम बच्चे के लिए कोई छोटी चीज़ नहीं, हमारे लिए भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। हम मध्यवर्गीय हैं, हमारे पास बाबा साहब की कृपा से, तथागत की कृपा से, हमारे सभी पूर्वजों की कृपा से हम आज पढ़े लिखे हैं, आज हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड्स लोग नौकरी कर रहे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हम वो कमाते हैं कि हम दान भी दे सकते हैं। दान दे सकते हैं तो सहयोग क्यों नहीं दे सकते हैं? गली में आए हुए बिल्कुल यंग
मांगने वाले को, बिल्कुल 25-26 साल के लड़के को, बस उसने अपना वो कांस्य पत्र पहना हुआ है ऑरेंज कलर का, और वो बस अपना वो भगवान जी के नाम ले लेता है, उसको हम 10 रुपए दे देते हैं। 10 रुपए से तो कम मुझे लगता नहीं है कि कोई देता भी होगा। उनको दे सकते हैं तो हम 5 रुपए क्यों नहीं जोड़ के सहयोग दे सकते हैं। दान मत दो, सहयोग दो, हिस्से में भागीदारी दो, ये बहुत कीमती चीज है। और मैं ज़्यादा ना कह के, क्योंकि समय बहुत कम है, सारी चीज़ें मैंने आपको भी बोल दी हैं, सभी ने बोल दी हैं। मैं इन सभी का धन्यवाद करती हूँ कि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमें योगदान देना चाहिए। 5 रुपये कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। आई थिंक 150 रुपये बनता है शायद महीने का, कुछ भी नहीं है। हमारा तो मेकअप ही 150 रुपये से बहुत ज़्यादा महंगा आ जाता है। अगर हम रोज़ के 5 रुपये भी इकट्ठा कर लेंगे ना, तो ये हमारा सहयोग, हमारा योगदान होगा। और एक बात और एक महोदय वक्ता जी ने कही थी कि हमारे यहाँ थोड़ी ना स्कूल खुल रहा है, हमारे थोड़ी ना बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम ही योगदान देके क्या करेंगे। अगर ये बात वक्तागण ने ये भी बोला कि अगर ये बात बाबा साहब सोच लेते, तो मैं फिर से इस बात को पुनः दोहराती हूँ कि यदि यही विचार अगर बाबा साहब के दिमाग में आ जाता, तो ना तो वो पढ़ाई करते और ना ही वो इतना काबिल बन के हमें काबिल बना पाते। वो 4 घंटे सोया करते थे, वो इतना पढ़ा करते थे, इतने विद्वान थे। वो किस लिए पढ़ रहे थे? उनके पास इतनी सारी डिग्रियां थी, उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी सम्मानित किया गया, वहां पर उनको जॉब भी दी गई। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के करोड़ों की कोठी बनाकर, जैसे कि मैंने सुना था कि 6 करोड़ रुपया उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्हें मुस्लिम समाज के लोगों ने 6 करोड़ रुपए देने के लिए अपनी तरफ करा था कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए और हमारी तरफ आ जाइए, हमारा उद्धार हो जाएगा। मगर उन्होंने हमारे जो दलित, हम बहुजन हैं, हमारे लिए उन्होंने 6 करोड़ रुपए को लात मार दी थी, बड़ी सी कोठी को लात मार दी थी, ऐशो आराम को लात मार दी थी। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे नहीं, हमारे बच्चे पढ़ सके, हम पढ़ सके। शिक्षा का उन्होंने इतना जोर दिया है कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो एक दिन बाबा साहब के जरा से नखून के बराबर तो होंगे। आज हम कुछ भी नहीं हैं, मगर बाबा साहब कितने महान थे। अगर वो ये सोच लेते ना कि मेरा बच्चा ही तो पढ़ रहा है, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लूंगा, जॉब कर लेता हूँ, मेरे को तो करोड़ों रुपया मिल रहा है, इनको क्या करना है। आज हम वो नहीं सोच सकते, क्योंकि बाबा साहब ने उस वक्त नहीं सोचा था। बाबा साहब ने हमारे बारे में सोचा था, बाबा साहब ने हम सबके बारे में सोचा था। इसलिए हमको हम सबके बारे में सोचना चाहिए। और मैं बामसेव एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो ये सोच लेकर आए हैं और हमें सोचने पे मजबूर किया है, और हमारा योगदान लेने के लिए वो आए हैं, और हम सब मिलकर उन्हें योगदान देंगे, हमें देना भी चाहिए। धन्यवाद। एक एजुकेशन होती है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरी एजुकेशन होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो स्कूलों में दी जाती है, कॉलेजों में दी जाती है, यूनिवर्सिटीज में दी जाती है। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो संगोष्ठियों में दी जाती है, मीटिंग्स में दी जाती है, कैडर कैंप्स में दी जाती है। तो जो एजुकेशन का जो कार्य है वो बामसेव शुरू से ही कर रहा है। एजुकेशन के द्वारा हम चैतन्य होते हैं, हमारे अंदर चेतना पैदा होती है, हम अवेयर होते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। और ये इसी उद्देश्य को लेकर, अवेयरनेस फैलाने को लेकर, जागृति को लेकर बामसेव का निर्माण हुआ था। बामसेव अपने पूरे बहुजन समाज को चैतन्य करेगी, ये बामसेव का उद्देश्य में से एक उद्देश्य था। और वो चैतन्य के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट में सामाजिक परिवर्तन है या भूतकाल में जो सामाजिक व्यवस्था है वो व्यवस्था अमानवीय व्यवस्था है। भारत की जो मेन समस्या है वो भारत की मेन समस्या यहाँ का सोशल सिस्टम है, डिस्पैरिटी पे जो बेस्ड है, जो इम्पार्शियलिटी पे बेस्ड है, जो अनह्यूमन है, अमानवीय है। वो भी जो सिस्टम है वो सिस्टम यहाँ की मेन प्रॉब्लम है इस देश की, क्योंकि जब तक ये अमानवीय व्यवस्था रहेगी, मानवीय व्यवस्था यहाँ स्थापित नहीं हो सकती। तथागत बुद्ध ने मानवीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आजीवन आंदोलन चलाया, आजीवन संघर्ष किया, आजीवन शिक्षा दी। हमारे
इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध को अपना गुरु माना। तो ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये बामसेफ शुरू से देता चला आ रहा है, अपने जन्म से देता चला आ रहा है, जो कि कैडर कैंप के द्वारा दी जाती है, नुक्कड़ मीटिंग के द्वारा दी जाती है, अपने डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन के द्वारा दी जाती है, स्टेट कन्वेंशन के द्वारा दी जाती है, नेशनल कन्वेंशन के द्वारा दी जाती है। ये इनफॉर्मल एजुकेशन हम देते चले आ रहे हैं और इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो लेते जा रहे हैं बामसेफ के द्वारा और हमारे और भी दूसरे सम्मानित संगठनों के द्वारा, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। आज हम लोग जो जहां बैठे हुए हैं, उसी इनफॉर्मल एजुकेशन को लेने के बाद आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। बामसेफ ने बहुत लंबे समय संघर्ष किया कि इस देश में फ्री एजुकेशन होना चाहिए, इस देश में इम्पार्शियल एजुकेशन होना चाहिए, इस देश में यूनिफॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। सरकार ने लगातार राइटिंग में भी दिया गया, राष्ट्रपति को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, जितने एजुकेशन मिनिस्टर्स को दिया, दसियों साल इस पर संघर्ष किया, दसियों साल उस पर संगोष्ठी करी और आप सबके सहयोग से जो है वो संगोष्ठियां सफल हुई और एक भावना बहुजन समाज में पैदा हुई कि हाँ भाई एजुकेशन जो है फ्री होनी चाहिए, यूनिफॉर्मल होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए। लेकिन वो सरकार ने नहीं किया। अंततः क्या हुआ, फिर बामसेफ ने डिसीजन लिया कि यदि ये हमको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, इम्पार्शियल एजुकेशन और यूनिफॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम इस देश में सरकार नहीं लाती है, तो हम लाएंगे इस देश में। हम बेटी के माध्यम से इस देश में फ्री एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और इम्पार्शियल एजुकेशन लाएंगे, प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से लाएंगे। क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन तो हम बराबर देते चले आ रहे हैं और देते रहेंगे, जो कि प्रौढ़ लोगों को दी जाती है, एडल्ट लोगों को दी जाती है, लेकिन बच्चों को एजुकेशन फॉर्मल तरीके से ही इस देश में देनी पड़ती है। तो फॉर्मल एजुकेशन देने के लिए बेटी का निर्माण किया गया है। साथियों, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन से किसी भी कंट्री का भविष्य निर्धारित हो जाता है। एजुकेशन जो है साइंटिफिक होना चाहिए, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए। यदि कोई कहता है कि भाई गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाएंगे, तो आप सोचिए क्यों धुल जाएंगे, कैसे धुल जाएंगे? अरे कुकर्म तो सदकर्मों से धुलते हैं, किसी पानी में नहाने से या गंगा या कोई भी नदी हो नहाने से आपके कर्म नहीं धुलते, पाप नहीं धुलते, पाप धुलते हैं सत्कर्मों से। हमारे इस देश का जो सम्राट है, जो हमारा आदर्श है, वो जो है अशोक सम्राट। अशोक सम्राट के समय जो एजुकेशन सिस्टम लाया गया, वो एजुकेशन सिस्टम लॉजिकल एजुकेशन सिस्टम था, लॉजिक पर आधारित सिस्टम था। उस समय एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, लॉजिक, हाउ टू क्या कहना चाहिए, बहस कैसे की जाए, इस पर एक सब्जेक्ट होता था, एक पेपर होता, लॉजिक पे पेपर होता था। हम वो एजुकेशन बेटी के माध्यम से लाएंगे, बचपन से ही बच्चे में ये भावना डालेंगे कि वो लॉजिकल बने, वो इस देश में साइंटिफिक टेम्पर का बने। आज हम देख रहे हैं, मैं एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन से साथी हूँ, तो जब मैं सर्विस में था तो बहुत से भारतवर्ष के बहुत से लोग, ये हवा फैलाई गई कि श्री गणेश जी दूध पी रहे हैं, आप सब जानते हैं इस चीज को। लेकिन मैंने ये भी देखा कि यहाँ की सांप्रदायिक भावना कितनी ज्यादा प्रबल है कि मेरे लाइब्रेरी में आने वाली एक लेडी जो साइंटिस्ट थी, पहले दिन कहती है कि नहीं जी कोई दूध नहीं पी रहे, ये साइंटिफिक गलत है। वो थोड़ा सा दूध वो सोख लेता है, पत्थर उसका गुड़ होता है, लेकिन सारा दूध नलियों में बह रहा था, लाखों टन दूध नलियों में बह गया। देश के बच्चों को पीने को नहीं मिलता, लेकिन वो नालियों में बह गया गणेश के दूध पिलाने के चक्कर में।
वो साइंटिस्ट कहती है, माननीय साइंटिस्ट, कि भाई दूध कहीं दूध नहीं पी रहे, और दूसरे दिन जब वो ऑफिस आती है फिर उससे बात होती है तो वो कहती है हाजी गणेश दूध पी रहे थे। यानी कि दूसरे दिन उस पर मीडिया का प्रभाव हो गया, पास पड़ोस का प्रभाव हो गया, यहाँ तक कि उसके परिवार पर भी प्रभाव हो गया, और ये भी प्रभाव हो गया कि जो ये कह रहा है कि दूध नहीं पीते, वो जो है ना, वो इस बात को, वो मतलब धार्मिक नहीं है, वो अधार्मिक है, वो क्या है, वो अथिस्ट है। लिहाजा वो मजबूर होके, जो अंदर से जानती थी कि वो दूध नहीं पी रहे, लेकिन दूसरे दिन कहते नहीं दूध पी रहे थे। मतलब एक साइंटिस्ट की ये सोच, कैसे कहें कि इस देश में साइंटिस्ट है? आप सोच सकते हैं, साइंटिस्ट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करने के आधार पर, वो देखने के आधार पर, जांच करने के आधार पर ये निकाले कि क्या सही है क्या गलत है, ना कि इस आधार पर कि दुनिया क्या कह रही है। बामसेफ के साथी इसी बात को पर यकीन करते हैं कि हम सच को सच कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे, और जो कहेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही कहेंगे भी। साथियों, एजुकेशन जो है वो ये की है सक्सेस की। यदि आपको सफल होना है तो एजुकेशन की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि एजुकेशन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा तो हमें अपने बच्चों को देना ही देना है, किसी भी कीमत पे देना है। मेरी मां अनपढ़ थी, वो मजदूरी भी करती थी, घर की पूर्ति नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने अपने सारे बच्चों को शिक्षा दी। बच्चे ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, एमफिल हुए, अच्छी पोस्ट पे गए। तो हर लेडी का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। बाबा साहब ने कहा एक रोटी चाहिए खाइए, चाहे एक टाइम खाना खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करिए। इसलिए शिक्षा का मतलब है, शिक्षा सोशल चेंज लाती है। जो भी सोशल सिस्टम यहाँ इस देश में है वो अमानवीय है, वर्ण सिस्टम पर आधारित है, जिसमें शिक्षा भी बैन थी। तो यदि आप शिक्षित होते हैं, यदि हमारा समाज शिक्षित होता है, हायर एजुकेशन लेता है, साइंटिफिक शिक्षा ग्रहण करता है, तो हम सोशल चेंज ला सकते हैं, देश की व्यवस्था को बदल सकते हैं। शिक्षा वो हथियार है जो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हमें लड़ना सिखाती है, शोषण के विरुद्ध हमें लड़ना सिखाती है। तो इसलिए शिक्षा क्या है, वो फाउंडेशन है इक्वलिटी का। समानता लाने के लिए वो शिक्षा ही फाउंडेशन है। देश में यदि समानता लानी है तो शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, बामसेफ है, बेटी है, ये पढ़े लिखे लोगों का, एजुकेटेड लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। और ये एजुकेटेड लोग केवल बामसेफ से एजुकेशन लेके घर नहीं बैठेंगे, बल्कि एजुकेशन लेने के बाद समाज में जाएंगे और समाज को शिक्षित करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पहला मंत्र है, शिक्षित बनो, उसको हम बेटी के लोग उसको अमली जामा पहनाएंगे। कब से पहनाएंगे? चाइल्डहुड से, बचपन से, फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा। इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी चलती रहेगी, जैसे ये संगोष्ठियाँ चल रही हैं और भी सब, ये सब चलते रहेंगे। और इसमें इससे बड़ा चेंज आ रहा है। वही चेंज फॉर्मल एजुकेशन में हम प्रवेश कर गए हैं, बेटी का निर्माण करके। 2017 में अंततः जब सरकार ने नहीं सुनी तो 2017 में बेटी का रजिस्ट्रेशन करा के हम फॉर्मल एजुकेशन में उतर चुके हैं। और जल्दी ही आपको यह मेरी 2026 तक आपको स्कूल बनके मिल जाएगा। बहनों से और जहां बैठी समस्त लेडीज से, बहनों से और जहां बैठी समस्त लेडीज से मेरा यह आग्रह है कि कृपया आप पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान न दें, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। विचारपीठ में स्थापित बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद जी, बॉब के पदाधिकारी, बेटी के पदाधिकारी,
बामसेप के सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी वरिष्ठ साथियों, बामसेप से मैं 2-3 साल से जुड़ा हूँ। चंद्रपुर जिले में मैं कॉलेज लाइफ से मैं सोशल एक्टिविटीज़ में था। ये हेरते हुए पहले प्रथम मुझे नक्कलवार जी मेरे चाचा के दोस्त थे और उन्होंने एक बार 3 साल 4 साल 5 साल पहले बोला था कि राजकुमार तू बामसेप में अच्छा काम कर सकता है, तू काम शुरू कर दे। मैंने बोला बामसेप तो बहुत बड़ा संगठन है, इस देश में सामाजिक बैकवर्ड लोगों का जन आंदोलन और थिंक टैंक काम करने का जो काम किया है तो वो संगठन है बामसेप, चाहे वो किसी का ही संगठन हो। बामसेप ने पैदा किया वाले सब कार्यकर्ता है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। बाबा साहब ने प्रथम दीक्षा दी चंद्रपुर में, सेकंड दीक्षा दी चंद्रपुर में, वही दीक्षा भूमि के कॉलेज में मेरा एजुकेशन हुआ। और वहाँ खापरडी जी के साथ काम किए वाले, कांशीराम जी के साथ काम किए वाले, झिलजी सिंह जी के साथ काम किए वाले अभी भी कार्यकर्ता हैं। कई कार्यकर्ते कांशीराम जी पर टीका करते थे, कई कार्यकर्ते खापरडी जी पर टीका करते थे। अभी वो मरण यातना सहन कर रहे हैं, बेड पे है, लेकिन आज भी बोलते हैं कांशीराम जी का रास्ता सही था, खापरडी जी का रास्ता सही था, हमने गलत किया। ये बामसेप में गए, वो बामसेप में गए, ये बामसेप में गए, वो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन बामसेप क्या है ये उन लोगों को अभी पता चल रहा है। तो मैं भाग्य समझता हूं, मैं बामसेप से जुड़ा हूं। देहरादून की मीटिंग का मेरे को निमंत्रित था, जम्मू कश्मीर के अधिवेशन का निमंत्रित था, नांदेड़ के का मीटिंग का निमंत्रित था, लेकिन मैं आ नहीं सका। मैं जम्मू कश्मीर के इसमें रिजर्वेशन सब मेरा हुआ था, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी लग गई और इलेक्शन ड्यूटी की वजह से मैं जम्मू कश्मीर नहीं आ सका। बामसेप के बारे में इतना ही कहूँगा, चंद्रपुर जिले में मुझे सचिव पद दिया है। पढ़े लिखे लोग बामसेप के बारे में थोड़े नफरत से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि बामसेप क्या है, 2-4 बामसेप है, लेकिन वही बामसेप अपन खड़ा करेंगे जो बेटी जो आज बामसेप एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्थापित हुई, उससे देख के, उसका काम देख के, उसके एडवाइजरी बॉडी देख के, और यहाँ आए हुए दिल्ली में बौद्ध विहार में मैं रह चुका, ये बौद्ध विहार का देख के मुझे बहुत आनंद लगा। कोई ना कोई मैं कंट्रीब्यूशन दूंगा और मेरे सर्विस के लिए बहुत साल बाकी है। 39 में मेरा रिटायरमेंट है, तो बामसेप के लिए, समाज के लिए कुछ देना लगता है। इस सोच से मैं काम जरूर करूँगा और अध्यक्ष जी से मैं माफी मांगते हुए, सभी से माफी मांगते हुए अभी यहाँ मैं आके धन्य हो गया। बामसेप मुझे अच्छी पसंद आया, चाहे कम लोग हो, विचारों के लोग हैं। मार्क्स के मरते दम तक 6 लोग ने शपथ ली थी। अब तो अपन तो देश भर में बुद्ध, बाबा साहेब, फुले शाह अम्बेडकर के वारसदार हैं। अपन तो बहुत सारा यहाँ आंदोलन चलाएंगे, आगे चलकर ये मिशन चलाएंगे। इतना ही चंद्रपुर जिले की वजह से मैं बात करूँगा और महाराष्ट्र में कैसा संगठन बनाएगा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, नांदेड़ में और महाराष्ट्र के सभी जिले में बामसेप बढ़ने की जिम्मेदारी लेते हुए कोशिश करते रहूँगा। इतना ही मैं अध्यक्ष जी को शपथ देता हूँ और वचन देता हूँ। अभी सब वरिष्ठ लोगों के, बामसेप के, बेटी के, बाप के, सभी वरिष्ठों का मैं आभार मानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इसी बात से मेरे को विराम देता हूँ मेरे शब्दों को। धन्यवाद। साथियों, लगभग सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और सबने अपने अपने विषय बड़े गंभीरता से आपके बीच में रखे और उन पर चर्चा भी की। जो आज बामसेप जो कार्यक्रम या बामसेप एजुकेशनल ट्रस्ट ने जो आयोजन किया है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुलेख चंद जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि वो दिल्ली में इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मांगेराम जी ने, जो हमारे इस क्षेत्र की रीढ़ है,
बहुत मुश्किल समय में भी वो अपना इस काम को, इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग चर्चा करते हैं कि मिशन आगे कैसे बढ़े। बाबूजी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। बड़ी मुश्किल होती है कि लोग अपने आप को मिशनरी कहते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई हमें मिशन मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, पर वो इस चर्चा में ही अपने आप को इतना कंफ्यूजन में, अपने आप को एक, जैसे आज हमारे बीच में एक इसको रोग ही कहेंगे कि भाई हम एक मानसिक रोगी बन चुके हैं कि हम बात तो कर रहे हैं पर हम उस तरीके से काम नहीं कर रहे। हम किसी कड़ी में या किसी कड़ी का या किसी बैनर का हिस्सा नहीं बन रहे। हम चर्चा करके हम उस व्यक्ति के जो काम आगे बढ़ा रहा है उसके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। ये मूवमेंट जो है किसी व्यक्ति का नहीं है। कोई आदमी माध्यम हो सकता है, कोई संगठन इसका माध्यम हो सकता है, पर उद्देश्य है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका उद्देश्य यही है, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को इस देश के अंदर स्थापित करें और इस देश के अंदर बहुजनों का राज हो और इस देश के अंदर आप लोग जो आपके जितने भी महापुरुष रहे हैं उन महापुरुषों की जो विरासत है उनको फिर से इस देश के अंदर कायम किया जाए, उस पर चर्चा की जाए। इसलिए लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से माननीय सुलेखचंद जी ने अपनी बात रख के आप लोगों को समझाया कि हम किस कॉन्सेप्ट पे, शिक्षा पे काम कर रहे हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जो साथी जहां भी पूरे देश के अंदर जहां भी लोग काम कर रहे हैं वो उनका संगठन है, उनके साथ जुड़े, आगे बढ़ें। हम भी उसमें जितना भी सहयोग हो सकता है हम उसमें सहयोग करेंगे। पर आज बहुत महत्वपूर्ण, जो बहुत गंभीर मुद्दा इस देश के अंदर चल रहा है, उसमें हमें सभी जितने भी संगठन के लोग काम कर रहे हैं, देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग काम कर रहे हैं, जे देश के अंदर जितने भी नेता काम कर रहे हैं या बहुजन कहने वाले बहुजन पार्टी के लोग जितने भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस बौद्ध गया आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए, बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए। जिस धर्म, जिस उद्देश्य से वहां पर आज मुझे लगता है 20 दिन से ज्यादा समय हो गया अनशन पे लोग बैठे हैं, आप उनके हालात जाके देखिए कि वो किस पीड़ा के साथ इस मूवमेंट को बचाने का, इस विरासत को बचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग इस देश के अंदर संख्या में बहुत ज्यादा होने के बाद भी हम उनका सहयोग नहीं कर रहे। कोई कहता है कि भाई मेरा मंच नहीं है, कोई कहता है मेरा बैनर नहीं है, कोई कहता है मैं वहां पर उपस्थित नहीं हूं, तो मैं कैसे इसको सहयोग करूं, इस आंदोलन कैसे आगे बढ़ाऊं। पर मैं एक बात बताऊं कि जो बाबा साहब के या भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, जो इस विरासत को बचाने वाले लोग हैं, वो चाहे घर में बैठे हुए भी हैं, वो व्यक्ति बौद्ध गया में बैठे हुए उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को बिना शर्त उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो लोग आपकी विरासत और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर अपनी आहुति दे रहे हैं। आप लोगों को एक एक हिस्सा बन के उन लोगों का सहयोग करना चाहिए। मेरी उन लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई चाहे आप दिल्ली के लोग, चाहे दिल्ली से एनसीआर के लोग वहां पर नहीं आ पा रहे हैं, पर आप अपने दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन को, इस आंदोलन को रूप बढ़ा दीजिए, जिससे कि दिल्ली की सरकार या देश की सरकार हमारी चर्चा को, हमारी बात को आगे बढ़ाए और उसको सुनने का काम करे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि देश के अंदर कोई भी बड़ा आंदोलन हुआ हो, वो आंदोलन अगर दिल्ली में ना हुआ तो उसकी चर्चा देश के अंदर नहीं हो पाती। तो इसलिए हमने 9 तारीख का इस कार्यक्रम करने की घोषणा हम कर रहे थे, पर हमें पता चला कि भारतीय बौद्ध महासभा के लोग भी इस आंदोलन को कर रहे हैं। 13 तारीख को सूचना मिली तो हम लोगों ने भी उनका सहयोग किया और 13 तारीख यानी कि 13 मार्च को जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा सभी संगठनों को लेना चाहिए। माननीय सुलेखचंद जी ने भी उनका समर्थन किया है, बामसेफ ने भी उसका समर्थन किया है। हम लोग भी जिस पार्टी में मूवमेंट में काम कर रहे हैं, हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं, उस आंदोलन का हम लोग हिस्सा बनेंगे। और मैं ज़्यादा ना कहूँगा क्योंकि मुझसे बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी बात रखी, बहुत विस्तार से बात को रखी। मेरा उद्देश्य, उनका उद्देश्य एक ही है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता सिपाही इस मूवमेंट का हूँ। मैंने 20 वर्षों से ज़्यादा अपना समय मूवमेंट के अंदर दिया है। मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ, मैं जब तक मेरा समय, मेरी जिंदगी, मेरे खून का एक एक कतरा बचा हुआ है, मैं इस मूवमेंट को आपके साथ दूंगा। मैं कभी इस मूवमेंट के साथ धोखा नहीं दूंगा। चाहे मैं धीमे चलूं, चाहे मैं तेज चलूं, पर मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।
ये दिल्ली प्रदेश की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है और जितना भी मेरे से बनता है मैं करता हूँ। और हमारे मांगे राम जी मुझे बार बार जगाते रहते हैं और जब भी वो हमें बोलते हैं भाई यहाँ चलना है तो हम हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। साथियों, ये जो चिंता का जो विषय है, क्योंकि एजुकेशन का मेरे अंदर जो प्रेरणा मंचासीन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू के अंदर वहाँ पर उनकी मैंने डिबेट देखी और मैंने इनको जाना और मुझे वहाँ पर पद दिया और मैंने उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, क्योंकि मंच पे तो लोग बहुत बोलते हैं, कहते हैं ये संगठन क्या कर रहा है, लेकिन साथियों कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते और कहते हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर सहयोग करेंगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो साथियों ये जो स्कूल की जो बुनियाद का काम रखा है वो बहुत आगे ले जाएंगे। साथियों, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं कहकर हमारे श्री राम बोध जी, मैं पगिया बौद्ध बिहार का प्रधान भी और उनके साथ मैं काम करता हूँ। और यहाँ पर सुबह के टाइम पे इतने लोग थे जो हमारे बौद्ध बिहार से। साथियों, मैं शनिवार को सब लोगों को घर घर बच्चों को बुलाने का काम करता हूँ, क्योंकि अगर उस बौद्ध बिहार के अंदर जो बच्चे आएंगे साथियों कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो मेरा यही आग्रह रहता है आप लोगों से, क्योंकि जो बौद्ध बिहार के अंदर हमारे हथियार बौद्ध बिहार है, इसके अंदर भी आप लोग भी बच्चों को बुलाने का काम करें। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो बाम सेफ जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के 3 तरीके अख्तियार कर लिए हैं। पहला जो है बाम सेफ एडवाइजरी बोर्ड का कल गठन हो गया है, उसके माध्यम से भी समाज में अवेयरनेस देने का कार्य किया जा रहा है। बाम सेफ खुद ही जो है एक जो है संस्था के रूप में कार्य कर रहा है और लोगों को कैडर के माध्यम से जागरूक करके पढ़े लिखे लोगों की जो अवेयरनेस में इजाफा करने का कार्य कर रहा है। साथ ही तीसरा ये बाम सेफ एजुकेशनल ट्रस्ट है, जो लोगों को संस्थागत रूप में प्रशिक्षण देने का कार्य करेगा। बाम सेफ की जागरूकता के 3 जो है माध्यम हैं, ब्रॉड बेस, मास बेस और कैडर बेस। बाम सेफ कैडर तैयार करता है। बाम सेफ एडवाइजरी बोर्ड के लोग पूरे देश में जो घूम घूम करके ब्रॉड बेस को अवेयर करने का कार्य करेंगे और ये संस्थागत संस्थाएं खोल करके हम बच्चों को जो है बाम सेफ के उद्देश्यों से परिचित कराएंगे और उसके अनुसार कार्य करने की दिशा जो है तय करेंगे। बाम सेफ ने 6 उद्देश्य जो है निर्धारित किया। उसने उद्देश्य निर्धारित किया है, पहला कि हम बहुजन समाज के लोगों में महत्वाकांक्षा पैदा करें।
समाज जो है महत्वाकांक्षी नहीं, वो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता। उसको जो है अभी कहा जाए कि प्रधानमंत्री बनोगे तो उसकी इच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आज जो है हम उसकी इच्छा देखते हैं तो नौकरियों में देखते हैं। नौकरियों में लोग जो है इसलिए जाते हैं कि थोड़ी बड़ी बधाई जो है तनख्वाह मिल जाती है, आराम से जीवन जो है व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन जीवन जो है संघर्ष का नाम है। बिना संघर्ष के ये जो है कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें महत्वाकांक्षी बनना, यदि देश को चलाना है तो हमें राष्ट्रपति से लेकर के जो भी छोटे से छोटे पद हैं उसकी हमारे पास योग्यता होनी चाहिए। हैं, ये हर जगह जो है देखने को मिलती नहीं है। लेकिन वाम से पैसा जो है संगठन है जो लोगों को जो है अवेयर करके हर क्षेत्रों में जागरूक बनाने का कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से जागरूकता का जो प्रभाव है धीरे ही धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। वाम से को अभी हमारे साथियों ने बताया कि ये जो है बैकवर्ड लोगों का संगठन है। इस समय वर्तमान में समाज दो ही जो है रूप में बटा, एक फॉरवर्ड है, दूसरा बैकवर्ड। बैकवर्ड लोगों की पॉपुलेशन जो है इस देश में इस समय 95% है। देखिए 15% SC के हो गए, 7.5% जो है ST के हो गए, 52% जो है OBC के हो गए। कितने हो गए? 75%। और माइनॉरिटी के लोग इस देश में 20% हैं। कितने हो गए? 95% जो है पिछड़े लोग हैं। बचे कितने? 5% लोग अगड़े। किस माने में है कि उनके पास जो है 95% संसाधन है। 95% लोगों को 5% संसाधन है। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में आज भी सक्षम नहीं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा और सम्मान है। क्या इसको हम प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? तो मालूम होता है कि नहीं। शिक्षा को हम जो है अपने उजाले का आधार नहीं बना रहे हैं। शिक्षा हमारे ऐसी है कि हमें अंधेरे की ओर ले जा रही। वाम से भी ऐसा संगठन है जो लोगों को जाति की मानसिकता से ऊपर उठा करके उसको पिछड़ेपन का एहसास करा रहा है कि आप पिछड़े हो, एक जगह इकट्ठा हो जाओ और अपने अधिकारों के लिए प्रयास करो और मिलकर प्रयास करो। लेकिन यहाँ की जो जाति की मानसिकता है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। जाति की विशेषता क्या है आप लोग जानते हैं? जाति की विशेषता क्या है? जाति की विशेषता यह है कि वो भेदभाव करती है। जाति की विशेषता यह है कि वो असमानता का व्यवहार करती है। जाति का व्यवहार यह है कि वो ऊंच नीच का भाव रखती है। जाति का व्यवहार यह है कि वो नफरत का भाव रखती है। जाति का व्यवहार यह है कि वो घृणा करती है। अब जो जिस व्यवस्था में इतनी जो है अच्छाइयाँ हैं, उसी अच्छाइयों को लेकर हम लोग गुणगान करते रहते हैं, जबकि इसके जस्ट अपोजिट हमारे संविधान की व्यवस्था
जो हमें समानता का अधिकार देती है। क्या जात की व्यवस्था आपको कोई अधिकार देती है? तो यही हमारे पास उत्तर आएगा कि कोई जो है अधिकार नहीं देती। हमें जो भी अधिकार दे रहा है वो संविधान दे रहा है। संविधान कहता है कि हमें जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। ये विचार अच्छे हैं या जाति के जो भेदभाव वाले विचार है वो अच्छे हैं? ये हमें सोचना है, विचार करना है और इसको दूर करना, क्योंकि जाति की मानसिकता सीमित है, संविधान की मानसिकता बहुत बड़ी है। हम बहुत बड़ी मानसिकता को अपना करके और उसके अनुसार जो है अपने को बना करके हम एक जो है देश के अच्छे नागरिक तो बन ही सकते हैं। हम वर्तमान में जो बामसेफ की विशेषता है वो यह है कि जो हमारा समाज है वो जो है दिशाहीन हो गया। बामसेफ ही ऐसा संगठन है जो लोगों को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। बामसेफ की तीसरी विशेषता ये है कि वो देश में जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, शिक्षा है, व्यवसाय है, शिक्षा है, व्यवसाय है, उद्योग धंधे हैं, विज्ञान है, धर्म है, संस्कृति है, उसको वो बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और वो राजनीति जो है नहीं करता है, लेकिन राजनीति की बात करके लोगों को राजनीति करने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं शब्दों पे मेरे पास जो पद है वो दिल्ली प्रदेश में बेटी का है, बेटी उपाध्यक्ष का पद है मेरे पास में। और मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे दिल्ली प्रदेश में तुम्हें काम करना है और इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं पूरी मेहनत से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमें टारगेट दिया गया है प्रदेश लेवल पे उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही मेरी प्रयास है, मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मनुष्य की कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरतें होती हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है रोटी, कपड़ा, मकान। इसके बाद आती है शिक्षा, उसके बाद आती है स्वास्थ्य, और इन सबसे बड़ी जरूरत है सुरक्षा, जिसके विषय में हमारे समाज में आज तक कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा, सुरक्षा, न्याय भी हमारे को नहीं मिलता है। भागीदारी तो मिल ही नहीं रही है। मैत्रिता, क्षमता का कुछ है महत्व भी नहीं रहेगा जब हमें बराबरी का सम्मान ही नहीं मिल रहा है। संविधान में दिया है पर जो सरकार बैठी है वो हमें सम्मान नहीं देती है, हमारे साथ न्याय भी नहीं होता। हमारा आज का बेसिक मैटर था शिक्षा विषय जो है। शिक्षा हमारे देश में बहुत समय से चली आ रही है। हड़प्पा संस्कृति में जो हमारे यहाँ तब भी यूनिवर्सिटियाँ थी, 5 यूनिवर्सिटी हड़प्पा काल की हमारे आज तक खोजी गई है। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी भगवान बुद्ध से भी पूर्व थी। 522 BC में डायरेसिस ने, ईरान का जो राजा था, उसने नष्ट की थी, जिसे अशोक के बाद बताया जा रहा है। और डायरेसिस का राज्य को छोटा नहीं था, झेलम नदी से लेके यूनान तक, मिस्र तक था। और वही अलेक्जेंडर ने जीता, और वही अलेक्जेंडर को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। और इसलिए भारत का राज्य भी यूनान तक ही था, जो नक्शे में कभी नहीं, किसी भी हिस्ट्री की बुक में नहीं बताया जाता। हमारी जो शिक्षा है, डायरेसिस ने जो नष्ट की, हमारे बहुत सारे बौद्ध विहार नष्ट करे, शिक्षा संस्थान नष्ट करे। हमें जो शिक्षा दी जा रही है आज, कैसी शिक्षा दी जा रही है? धार्मिक शिक्षा। और हमारे बीच जो शिक्षा नहीं है उसके पीछे भी कारण क्या है? जो हम क्यों गुलाम है, हमारे पास अपना कोई धर्म नहीं है।
धर्म का काम एक पिता के बराबर होता है। जैसे बच्चे का पालन पोषण करता है पिता, ऐसे ही धर्म पालन पोषण करता है। उसके जन्म के साथ उसकी शिक्षा का इंतजाम करता है, उसकी पढ़ाने का इंतजाम करता है, उसकी सुरक्षा का इंतजाम करता है, उसकी शादी करता है, उसके ब्याह करता है, उसके बच्चे की देखभाल करता है। ऐसे ही हमारा धर्म करता है। हमारा धर्म पर धर्म ही नहीं है तो हम शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है तो संगठित नहीं है, संगठित नहीं तो हमारी कहीं सफलता ही नहीं है। और हर आदमी ये देखता है ये कितना बड़ा दान दे रहा है, उसकी योग्यता इससे हर संस्था ये देख के चलती है कि कितना बड़ा दान दिया जा रहा है मुझे, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठा है ये आदमी। उसके चाहे समाज के प्रति कुछ वफादारी हो ना हो, किसी भी पार्टी में दलाली करता हो, कहीं भी जाता हो, उसको सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। जब तक हम समाज के जागरूक लोगों को जो समाज के प्रति वफादार है उनको सम्मान नहीं देना सीखेंगे, हमारे कहीं भी कुछ भी सफलता मिलने वाली नहीं है। और बिना खूनी संघर्ष के कहीं आजादी मिली ही नहीं पूरा वर्ल्ड के इतिहास में। उसके लिए तलवार उठानी ही पड़ती है। जो नहीं उठा पाता उनकी वो हमेशा गुलाम रहे और गुलाम रहेंगे, मरते जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। उनसे एक शिक्षक होने के नाते बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये बात बेटी की है, बामसेप एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया की है। मैं इस विचार का स्वागत करता हूं शिक्षक होने के नाते। दूसरे, ये विचार अच्छा है क्योंकि ये केवल एक शिक्षा की जरूरत को पूरा नहीं करता, बल्कि समाज को रचनात्मकता से जोड़ता है, उसके स्वाभिमान से जोड़ता है, उसके बच्चों की सांस्कृतिक ऐतिहासिक जरूरतों से जोड़ता है और उस भाव से भी जोड़ता है कि मैंने समाज को अपनी इस योग्यता से, क्षमता से अपने सामाजिक ऋण को पूरा किया, जिसको बाबा साहब कहते थे, जो आगरा की उन्होंने रैली में कहा था कि जब तक यह शिक्षित और अधिकार प्राप्त वर्ग समाज की वेदना के साथ समाज को आगे ले जाने के लिए काम नहीं करेगा, तब तक इस समाज का, बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। माननीय सुरेश चंद जी, आपकी टीम और आप बहुत चिंतनशील हैं। ये जो वर्ग बैठा है ये बहुत चिंतनशील है, प्रतिनिधि वर्ग है समाज का। क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूं, इसलिए इस विषय में आपका ध्यान एक और नई दिशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हो सकता है वो इस विचार से मेल ना खाए। 1835 में जब इस देश की नई शिक्षा नीति को समय की जरूरत के अनुसार बदला गया तो इस देश में बहुत विरोध हुआ। एक तथाकथित वर्ग ने उसे अपनी संस्कृति और अस्मिता पर हमला बताया, लेकिन समय की जरूरत थी, समाज ने सहयोग दिया। और ताज्जुब की बात यह है, हम अपने अंदर स्वीकार करें उस बात को कि जो लोग उस शिक्षा पद्धति का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे, उन्हीं के बच्चे उसमें सबसे आगे पढ़ते हुए मिले। 1881 में हंटर आयोग बना कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनयिक जरूरतों को, वैज्ञानिक जरूरतों को देखते हुए किस तरह से इस देश की शिक्षा नीति को आगे ले जाया जाए। तब से अब तक 9 आयोग सरकारें बना करके हमारे समक्ष, हमारे देश के समक्ष रख चुकी हैं। महानुभावों, बड़ी चिंतनीय बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि संभवतः जितना मैं सोचता हूं, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सरकारी स्कूलों में उस शिक्षा नीति के तहत पढ़ाए हैं जिसे सरकार ने समाज को शिक्षा देना अपना दायित्व समझा था। कोई नई पीढ़ी के 2-4 बच्चे हों जो पब्लिक स्कूलों में निजीकरण के तहत पढ़ाए हों, तो मैं कह नहीं सकता हम इसलिए पढ़े किसान के बेटे होकर के, मजदूर के बेटे होकर के, कि शिक्षा का दायित्व सरकार ने स्वयं वहन किया था। लेकिन 2016 की जब आप कस्तूरी रंजन रिपोर्ट को पढ़ेंगे और इस सरकार के छद्म मंतव्यों को पढ़ेंगे
जो राष्ट्रवाद और संस्कृतिवाद का नारा देती है प्रतिदिन, तब ये समाज का प्रबुद्ध वर्ग शायद अपनी भावी पीढ़ियों के लिए चिंतित नजर होता आएगा और उसे लगेगा कि जो इस मंच ने बेटी की संकल्पना को यहां आकार विचार दिया है, आपके समक्ष रखा है, वो बहुत सामायिक सोच है। वो रिपोर्ट कहती है कि 2035 तक सरकार शिक्षा पर कोई पैसा खर्च नहीं करेगी। देश में कोई यूजीसी नहीं होगी, कोई बोर्ड नहीं होगा, केवल एक हायर एजुकेशन कमेटी होगी और शिक्षा की अपने बच्चों की जरूरत को अभिभावक और समाज मिलकर पूरा करेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 500-700 रुपए की दिहाड़ी करने वाला मजदूर, 2-4 बीघे गांव में रहकर के किसान, अपना पेट पालने वाला, वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? उस युग में जहां एआई का युग है, जहां चंद्रयान छोड़े जा रहे हैं, जहां एलन मस्क मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की बात करते हो, चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने की बात करते हो, जहां वैश्वीकरण के युग में आप वैश्विक प्रतियोगिता में भारत को खड़ा करना चाहते हो, जहां 1947 तक आप विश्वगुरु भारत बनाना चाहते हो, तो क्या ये संभव है कि गरीब का बेटा उन विद्यालयों में पढ़ जाएगा जिन्हें जीडी गोयन का चलाते हैं, जिन्हें श्री राम एजुकेशन ट्रस्ट चलाता है? नहीं पढ़ पाएगा। मेरा दावा है, मेरे पिताजी की जितनी आमदनी थी, यदि मेरी फीस 6 रुपए 36 पैसे ग्रेजुएशन तक नहीं होती तो मेरे पिता मुझे नहीं पढ़ा पाते। मैंने उसके लिए भी फीस माफी के लिए एमएमएच कॉलेज में फार्म भरा था और माथुर साहब प्रिंसिपल ने मुझे कहा था, अरे आप तो किसान के बेटे हो, फीस दे सकते हो। मैंने कहा जी यदि मेरी फीस माफ नहीं हुई तो मेरे पिताजी मुझे रोक लेंगे। तो जब तक मुझे अपने सामाजिक प्रतिबद्धता में इसका एहसास नहीं होगा, तब तक मैं बेटी में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन वैश्विक चुनौती है, ये सामाजिक चुनौती है, इसलिए जो लोग यहां बैठे हैं वो बेटी की संकल्पना को माने। और एक सहारनपुर या नागपुर में बेटी का इंस्टीट्यूट खड़ा होने से सारे देश के बहुजन समाज की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। वो हमें हो सकता है हर बिहार में भी स्थापित करना पड़े, वो सब हो सकता है हमें ग्रामीण 2-4 गांवों के बीच भी स्थापित करना पड़े। यदि महानुभावों पढ़ लिख करके कुछ संवैधानिक नीतियों के कारण, बाबा साहब की चेतना के कारण आप यहां तक आ गए, गांवों से आकर के शहर में बस गए, एक सम्मानित जीवन आप जी रहे हैं, एक सुविधापूर्ण जीवन आप जी रहे हैं, लेकिन इससे आपका दायित्व न समाज का पूरा होता है न राष्ट्र का पूरा होता है। राष्ट्र और समाज का दायित्व पूरा करना है, अपने स्वाभिमान को और अपनी अस्मिता को यदि जिंदा रखना है, इस बहुजन समाज को इस देश में एक पहचान देनी है, तो आप बेटी जैसी संस्था से जुड़ना होगा और अपने आने वाले किसान के, मजदूर के, कम आय वर्ग के बच्चे की शिक्षा सुविधा को पूरा करने के लिए अकेले मंच का काम नहीं, आपका भी काम है, मेरा भी काम है, मैं इस भाव को समझूं। जब तक हम इस भाव को नहीं समझेंगे, मैं दिल्ली से रिटायर हुआ, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं बहुत दूर नहीं है, यहां से 10-12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, लेकिन माननीय सुलेख चंद जी, हमने एक भाव को समझा कि जिस विद्यालय में, छप्पर के विद्यालय में मैं बैठ के पढ़ के आया, वो उन लोगों ने बनाया जिनके पास 2 रुपए भी नहीं होते थे, जो बाजार में जाके 10 का नोट भी नहीं खुलाना चाहते थे, उसे भी बचाना चाहते थे। मैं उस विद्यालय में पढ़ के दिल्ली में शिक्षक बना, लेकिन दिल्ली के इतने नजदीक होकर भी सरकार ने लोनी ब्लॉक में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खोला। आज भी मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए वही व्यवस्था है। जब मैं 22 किलोमीटर साइकिल चला करके एमएमएच कॉलेज जाता था, तो क्या आज का बच्चा जा पाएगा?
या मंजूर करोगे कि इतनी भीड़ भरी व्यवस्था में आपका बेटा एमएमएच कॉलेज जाए, आपकी बेटी एमएमएच कॉलेज जाए, जबकि माहौल बदल चुका है। इसलिए हम लोगों ने अपने सामाजिक ऋण को समझते हुए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिग्री कॉलेज के रूप में अपने क्षेत्र में खोलने का संकल्प लिया और हमने उसे 2013 में शुरू किया। समाज, यदि आप अपना विश्वास पैदा कर लें समाज में काम करने का, तो समाज कभी आपको धोखा नहीं देता, सहयोग करता है। मुझे गर्व है अपनी टीम पर भी और अपने समाज पर भी। वहां हर वर्ग ने हमें पैसा भी दिया। आज हमने 40 बीघे जमीन खरीदी सुलेखचंद जी, और आज वहां तीनों स्ट्रीमों में डिग्री कॉलेज संचालित है। उससे किसको लाभ हो रहा है? समाज को लाभ हो रहा है। लेकिन यहां मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो 5 रुपए पर डे का कंसेप्ट है, ये है तो बहुत बढ़िया। हर आदमी को जुड़ने की जरूरत है, इसमें हर आदमी से दे सकता है, लेकिन आज की जरूरतों को देखते हुए हम इससे सारे समाज की जरूरतों को शैक्षिक रूप से पूरा कर पाएंगे, मुझे उस डिग्री कॉलेज चलाने के नाते उसमें संदेह लगता है। इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, आप अपनी विद्वत परिषद में उसे विचारार्थ रखें, सहमति हो जाए ठीक, नहीं तो अपनी यात्रा स्वयं 5 रुपए से भी चलाएंगे कि हमें 2 तरह के लोग रखने होंगे इसमें। 5 रुपए वाला वो लोग हो गए जो इसमें शाश्वत रूप से आजन्म सहयोग करने का काम करेंगे, लेकिन हमने जो वहाँ कमरे बनाए वो एक गांव को एक कमरा सौंप दिया। क्या आप बनाएंगे? अच्छे बड़े गांव को लैब सौंप दी, तो उससे गांव का भाव भी जुड़ा उससे और कॉलेज की जरूरत भी पूरी हो गई। इस तरह से यदि इसमें कुछ ऐसे सहयोगी, मैं दानदाता नहीं कहता उन्हें, क्योंकि दानदाता देने से तो एक और तरह का भाव पैदा हो जाता है, मैं उन्हें समाज के सहयोगी कहता हूं, समाज के चेतनाशील और वेदनाशील लोग कहता हूं, वो लोग कहता हूं जो सोशल कमिटमेंट को समझते हैं। इसलिए यदि मेरे समाज से, इस बहुजन समाज में आज मुझे गर्व है कि 70 साल की आजादी के बाद बहुत वर्ग ऐसा है जो संपन्न है, जो अपनी रोजी रोटी से अधिक कमाता है। तो यदि ऐसा वर्ग आ जाए, मान लिया मांगेराम जी के नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में हर्ष विहारी वहां अपने नाम से एक कमरा बना दे, तो बेटी का एक कमरा उस विद्यालय में बन जाएगा। दूसरा, हमारे सामने एक और चुनौती है कि क्या उन विद्यालयों में हमें अपने समाज को तैयार नहीं करना पड़ेगा कि वो अपना विश्वास करे हम पे कि हम उसके बेटे को वैश्विक स्तर की शिक्षा देंगे, उसमें एक अनुशासन पैदा करेंगे, उसमें संस्कार पैदा करेंगे। हम केवल डॉक्टर और इंजीनियर पैदा नहीं करेंगे, बल्कि एक व्यक्ति पैदा करेंगे, एक इंसान पैदा करेंगे, एक कबीर पैदा करेंगे, एक तथागत बुद्ध पैदा करेंगे और एक डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले पैदा करेंगे। ये विश्वास हमें समाज को दिलाना होगा। मैं चाहता तो हूं कि देश में भगत सिंह शहीद पैदा हो, लेकिन चाहता हूं पड़ोसी के घर पैदा हो, मेरे घर पैदा ना हो। मेरा तो एक ही बेटा है, उसका सपना तो बाहर जाने का है, मैं उसमें लगा रहता। तो ये जो आज के जमाने की ये विडंबनाएं हैं, इन पर हमें बहुत गहराई से चिंतन करना होगा और इस संकल्प को मैं मन से स्वागत करता हूं। मैं अपने कॉलेज चलाने के साथ साथ आपको तन मन धन से सहयोग करना चाहता हूं। मैं राज बहादुर जी हमारे यहाँ लेक्चरर है, मैं उन्हें भी लेके आया हूं इसी भावना के साथ। मैंने जब उनसे कहा कि मैं इस ऐसे कार्यक्रम में जा रहा हूं, क्योंकि ये शिक्षक हैं, उस बात को जानते हैं, ये भी गांव देहात से आते हैं, इन्होंने कहा मैं तुरंत चलूंगा, उस विचार को सुनूंगा और उस विचार में बहुजन समाज की पीड़ा के साथ सहयोग करूंगा। तो इस तरह से एक दीपक से हम दूसरा दीपक जलाने का काम करें, विचार को पैदा करने का काम करें। हमारी विडंबना क्या है, हम संगठनों में देखते हैं
कि हम यहां बहुत अच्छी बात करते हैं, यहां सुनते बहुत अच्छे, ताली भी खूब बजाते हैं, लेकिन यहां से हटने के बाद जहां हम बैठते हैं वहां या तो मोबाइल देखते हैं या दूसरी बातें करते हैं। इसका चिंतन नहीं करते, इसकी वार्ता नहीं करते। अगर जो सुलेख चंद जी के नेतृत्व में बेटी की संकल्पना का कार्यक्रम हुआ था, वो आगे कैसे बढ़े, वो इस हर्ष विहार के ही घरों में विचार बन करके कैसे फैले, इस पर चिंतन नहीं करते, इसकी चर्चा नहीं करते। तो आप इसकी चर्चा शुरू करें और अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करें। विचार हमेशा दुनिया ताकत से नहीं बदली, दुनिया सरकारों से नहीं बदली, दुनिया में वैचारिक क्रांति विचार से हुई है। विचार जब मजबूत हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को जीतकर भी जब वो हार गया 45 साल की आयु में, स्वयं से हार गया, परिवार से हार गया और उसे जेल कर दी गई एक निर्जन द्वीप पर, तो उसने कहा मुझे एक कलम और डायरी दे दो। तो उसने पहला वाक्य जो सुलेख चंद जी लिखा था, उसने कहा मैं तलवार के बल पर प्रतिशोध की भावना से समाज को और दुनिया को जीतने निकला था, लेकिन मैं स्वयं से हार गया। और कार्ल मार्क्स एक कलम और कागज लेकर एक कमरे में बैठा था, वो उस कलम की ताकत से सारी दुनिया को जीत गया, क्योंकि उसने विचार दिया समाजवाद का। तो इसलिए अपने अंदर वैचारिक चिंतन पैदा करो, विचार को मजबूत करो। और विचार जब मजबूत होगा जब हम यहां से हट करके, जैसे मुझे सुबह राज बहादुर जी मिले तो मैंने आज का विचार रख दिया, हम यहां से जाकर के, जो लोग यहां नहीं है, सब नहीं आ सकते एक जगह, तो उन तक अपनी बात फैलाने का काम करें और यहां से जो संकल्प लेकर जाएं। यदि कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम अवगत करा दें कि मैं आपकी इस विचार से सहमत नहीं हूं, संभव हो तो इसे बदल लो। तो मैं, क्योंकि मैं तो अध्यापक है, हम तो बच्चे से पूछते थे, तुझे मेरी बात पसंद आई, वो नहीं आता था, दूसरी तरीके से करते थे। तो इसलिए हम उस विचारधारा के साथ चलें। निश्चित रूप से नई शिक्षा नीतियों के अनुसार ये हमारे सामने एक चैलेंज है, और जो संपन्न लोग हैं, जो बाबा साहब के विचार के साथ यहाँ आने लायक हुए हैं, वैचारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सुविधाओं की दृष्टि से भी, वो एक बात को याद रखें। मंच से मैं कहना चाहता हूं कि एक दिन मैं ऑल इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक कार्यक्रम में था, तो वहां लाला दीवानचंद का पोता खड़ा हुआ। दीवानचंद हॉल को भागीरथ पैलेस में बहुत लोगों ने सुना होगा। तो उसने कहा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब चेतनाशील हैं, प्रबुद्ध हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं छोटा था 11 साल का और मेरे बाबा 70 साल के, तब भी लाहौर के में उनकी 3 मंजिल की हवेली थी। तो लाला दीवानचंद मेरे बाबा जी रोज शाम को 4 बजे तीसरे माले पर लकड़ी की सीढ़ी से चढ़ते, चारों तरफ लाहौर में देखते, फिर नीचे उतरते, नीचे उतर के अपना बैत उठाते और शहर में निकल जाते और रात को देर तक आते। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी बाबा जी को समझाते क्यों नहीं, वृद्धावस्था है, लकड़ी की सीढ़ी से चढ़ते हैं, ऊपर जाके क्या देखते हैं रोजाना, और क्यों शहर में जाते हैं, गिर जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसने कहा, बेटा अभी आप 11 साल के हो, बाबा जी को समझ नहीं पा रहे, वो शहर की इमारतों को देखने के लिए नहीं चढ़ते, वो नगर के सेठ हैं, वो इसलिए चढ़ते हैं कि अड़ोस पड़ोस में किस घर से धुआं उठ रहा है और किस घर से धुआं नहीं उठ रहा। और धुआं ना उठने के 2 ही कारण हैं, या तो उस घर में कोई दुख है, गम है, या उस घर में खाने को अनाज नहीं है। नगर सेठ होने के नाते वो अपना दायित्व समझते हैं कि यदि दुख है घर में तो वहाँ मैं भागीदारी करूं, उनका दुख कम होगा, और यदि उस घर में अनाज चूल्हा जलाने के नहीं है तो मैं अपने नगर सेठ होने के सामाजिक दायित्व को पूरा करूं और उस घर में चूल्हा जलवाऊं। तो हम अपने सोशल कमिटमेंट के साथ यहाँ से जाएं। मैं
कोई अतिरिक्त बात कह गया हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी और तन मन धन से आपके सहयोग की भावना के साथ अपना स्थान लेता हूं। जय हिंद। मैं नियोजित वक्ता तो नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक बामसेप का कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्य करने में मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ और हम रिटायरमेंट तक बामसेप में जो भी पद मिला है उस पद को न्याय देने का भरपूर कोशिश किया है और रिटायरमेंट के बाद 5 साल से बेटी में और बाप में काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र की ओर से। और इसी कड़ी में जुड़ते हुए अभी जो बामसेप का जो कॉन्सेप्ट है बेटी का, माननीय सुलक्षण सर जी के 14-15 में जो जम्मू में उनके जो विचार है हमें प्रेरित किया है और एजुकेशन से ही हम ज्ञान को संपन्न कर सकते हैं। ये हमें कलम के माध्यम से बाबा साहब ने कर दिखाया है। उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बेटी कॉन्सेप्ट समाज में दिया है। यही हमको सम्मान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। और इतना ही कहते हुए मैं अपना भाषण भी समाप्त करता हूं। और अभी बेटी का ये प्रोग्राम है तो इसमें हमारे मान्यवर कसाना साहब ने जो विचार रखे वो मुझे बहुत ही प्रभावित किया उन्होंने। मेरा ये मानना है कि जब तक बेटी का स्कूल नहीं ये बन जाता तब तक जितने हमारे बहुजन समाज के स्कूल कॉलेज हैं उनमें ये सुझाव मेरा होगा कि उनमें हमारे जो बेटी के कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे महापुरुषों की शिक्षा है, उस पर थोड़ा सा बल दिया जाए। उन लोगों को बहुजन समाज के स्कूल और कॉलेजों में बेटी के माध्यम से कुछ बहुजन समाज के जो शिक्षा उन्होंने महापुरुषों ने दी है उसको थोड़ा लागू किया जाए तो मैं समझता हूँ ये एक बेहतर कदम होगा। जैसा कि पहले बताया, जैसे बेटी का स्कूल होगा हर शहर में, हर जनपद में, तो उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। जैसे गौतम बुद्धा ने एक साधना बताई थी विपस्सना, उसको हम लागू कर सकते हैं। उसको हम अपने बच्चों को पहले से ही उसमें सिखा सकते हैं जिससे कि वह आने वाले भविष्य में और ज़्यादा बेहतर मनोबल बढ़ा के अपना बेहतर काम कर सके भविष्य में। इसी के साथ साथ सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी उसी साधना को आगे बढ़ाते हुए जो सांसों की साधना बताई है, बहुत ही सरल सहज साधना बताई है, उसको भी हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं एक बेटी के स्कूल के माध्यम से। अब जैसे बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमारे समाज में व्याप्त है, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हरिजन, इस देश को हिंदुस्तान बताते हैं, जबकि इस देश में सभी पंथ के और सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इसको हिंदुस्तान कहने वाले लोग जो रहते हैं वो मेरे ख्याल से एक अज्ञानता में जी रहे हैं, क्योंकि ये देश सभी का है। इसमें बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सभी मुस्लिम सभी लोग रहते हैं। तो ऐसे बहुत से शब्द हम गलत यूज कर रहे हैं। और जब तक मैं समझता हूँ इसमें जब तक कैडर कैंप के माध्यम से इन सभी लोगों को ये बताया नहीं जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, तब तक हम अपने मिशन को एक तरह से हम मिशन को, लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। एक मिशनरी तो हम बन गए समझते हैं, लेकिन मिशनरी के साथ साथ अगर हम कैडर कैंप भी अटेंड करें, कैडर कैंप हम यहाँ से शुरू करें। जैसे पहले मैं बामसेप से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें पहले कैडर कैंप होते थे। कैडर कैंप के माध्यम से हमें वो शिक्षा दी जाती थी कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर सकें।
एक बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, जैसे महामना ज्योतिराव फुले ने शिक्षा पे जोर दिया और उसी के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी शिक्षा को महत्व दिया। तो शिक्षा का पहला स्कूल अगर हमारा होगा तो उसके साथ साथ फिर हर जनपद में जगह जगह स्कूल खोलेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेंड कर सकते हैं। उन्हें जो भी हम सिखाना चाहेंगे वो सीख सकते हैं।